ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला या वर्ण, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने देखा है कि फूल होते हैं, एक एक फूल को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, धागे में पिरो कर फूलों की माला बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के जैसे मोती होते हैं, मोतियों का अपन धागे में पिरो कर मोतियों की माला बनाते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं, उन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में करके हम लोग पूरी की पूरी वर्णमाला किस प्रकार से बनती है उसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वर्णमाला को यदि हम उसकी परिभाषा देखें तो वर्णों के सार्थक समूह को, यदि वर्णों का सार्थक समूह होता है वो वर्णमाला के अंतर्गत आता है। एक एक वर्ण जो है वो सार्थक क्रमबद्ध व्याकरण नियमों के अनुसार जो वर्णमाला के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। अब वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये हमने देखा होगा, वर्णमाला का दो भागों में विभाजन किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इसका पहला भाग है स्वर। यदि हम देखें स्वर की परिभाषा तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। देखिए, एक बार परिभाषा आप ध्यान देना। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब होता है जिसमें कोई किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब आपने देखा होगा हिंदी के अंदर कुल स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी के अंदर कुल स्वरों की संख्या होती है 11। यदि आप लोग कहें कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी के अंदर उसके दो भेद किए गए हैं, जिसमें एक तो होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हम सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर के बाद में। देखो, ये जो ह्रस्व स्वर है उनको एक मात्रिक भी कहते हैं, इनको आदि स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर जिसकी एक मात्रा होती है, जिसको उच्चारण करने में भी समय कम लगता है। इसमें आते हैं ए, ई, उ, री। ये जो इनकी संख्या होती है 4। फिर होते हैं दीर्घ स्वर, यानी जिसको दुगुना समय लगता है, जिनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या मिश्र स्वर भी कह सकते हैं और संधि स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको कहते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। और 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11। ये एक सामान्य जानकारी आपको बताइए कि हिंदी के अंदर स्वर कितने होते हैं। अब इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार करूं। यदि हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला देखें तो वही बातें, स्वर और व्यंजन, इसमें स्वरों की संख्या 2 प्लस हो जाएगी और कुल स्वरों की संख्या होगी 13 संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा में देखिए ह्रस्व स्वर कौन से होंगे, ए, ई, उ, री, और उसके साथ में प्लस हो जाएगा री, और स्वरों की संख्या हो जाएगी 5। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितना हो जाएंगे, 5। दीर्घ स्वर देखें तो संस्कृत भाषा के अंदर जो है वो बन जाएंगे
यहाँ पर री दीर्घ हो जाएगी, यहाँ पर री क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और यहाँ पर जो स्वरों की संख्या हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होगी, 13। एक बार वर्णमाला का दोनों भाषाओं का एक साथ में बता रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे के टॉपिक लेंगे, वो हिंदी और संस्कृत दोनों की जो व्याकरण का भाग है वो अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये था अपने स्वर के बारे में। दूसरा अपना जो भाग था वो था व्यंजन। देखो व्यंजन की परिभाषा होती है स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। ध्यान देना सभी, इसमें बताएंगे कि स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। अब देखो स्वरों की सहायता कैसे होती है। व्यंजन हमेशा क्या होता है, हलंत होता है, आधा होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैंने लिख दिया के, तो ये के आधा ये है हलंत है, ये क्या है, व्यंजन है। यदि इसके साथ में क्या होगा, स्वर को जोड़ूंगा तो ये क्या होगा, क पूरा बन जाएगा, और उसके अंत में जैसे अपन उच्चारण करते हैं तो कहते हैं क, यानी अंत में अ की ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि वो क्या है, व्यंजन। यदि बिना स्वर इसके साथ में यदि अ का उच्चारण नहीं करोगे उसके अंत में, तो क का आप उच्चारण कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि क के साथ में अ की ध्वनि मिली हुई होती है। इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। तो इस प्रकार के व्यंजनों को हमने 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग हैं, देखिए सबसे पहले कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ध्यान देना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग का मतलब होता है क से लेकर के य तक संपूर्ण वर्ण। जैसे मैं लिखा के, खे, गे, घ, य, च, च, ज, झ, ण, ट, ठ, ले, ढे, न, क, ठ, ले, ढे, न, पे, फ, ब, भ, म। यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं। वो अब आपको पता लग गया होगा कि क से लेकर म वर्ण तक ये जो सारे के सारे वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों की कुल जो संख्या होती है वो होती है 25, ठीक है ना। तो ये तो व्यंजन का पहला पार्ट स्पर्श व्यंजन, जिसमें उनकी कुल संख्या होती है 25। के से लेकर के मेल तक जो सारे वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, दूसरा इसमें आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4, जिसके अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व,
ठीक है, ये जो कहलाते हैं अंतःस्थ। और तीसरा जो भाग है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? श, श, और ह। ये कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। एक अपन पढ़ते हैं इसके साथ में संयुक्त व्यंजन। देखो इस प्रकार मैं एक बार व्यंजनों की संख्या बता दूं तो 25 तो वो होगी, और 4 29, और 29 और 4 कितनी होगी? 33। और स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11। वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। ये ध्यान रखना। और यदि अपने मैंने संस्कृत भाषा का कहा था, उसमें यदि मैं 2 स्वर इसमें प्लस कर लूं तो इसमें कितनी हो जाएगी? संस्कृत भाषा में मूल वर्णों की संख्या 46, और हिंदी के अंदर कितनी होगी? 44। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी अपन कुछ पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंदर क्या होता है? अक्ष, य और स्र, इनका हम लोग अधिक से अधिक भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे तो संयुक्त व्यंजन को होते हैं, जैसे हम विद्यालय में लिखते हैं ना, तो ये देय शब्द है, इसको भी अपन साथ में लेते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से उसको लिखते। इन चारों वर्णों को हम क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में अपन इसका हिंदी भाषा में प्रयोग करते थे। तो ये थी एक आपके हिंदी भाषा के अंदर वर्णमाला का एक सामान्य ज्ञान है। और इससे आगे हम आज देखते हैं कि संधि के बारे में। संधि क्या होती है वो अभी आगे देखते हैं।